हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कपालभाति के बारे में कि आखिर कपालभाति क्या होता है और कपालभाति हमें किस तरीके से हमारी बॉडी में हमें बेनिफिट्स देता है और कौन कौन से ऑर्गन्स के साथ साथ कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पर आपका इसका इफ़ेक्ट डालता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करते हुए आएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस कर देंगे ताकि ऐसे ही नए अपडेट आपको मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं हठ योगा के बारे में। यानी हठ योगा में क्या है, 6 तरीके की प्योरिफिकेशन टेक्निक के बारे में बताया गया है, जिसे क्लींजिंग टेक्निक भी कहते हैं और साथ में शुद्धि क्रियाएं या फिर योगा की भाषा में षटक्रम भी कहते हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि वो कौन सी 6 क्रियाएं हैं जो कि आती हैं। सबसे पहले हमारी आती है वस्ति, नेति, धोती, त्राटका, नौली और सबसे लास्ट में आता है हमारा कपालभाति क्रिया। आज हम बात करेंगे कि कपालभाति को करने की टेक्निक क्या होती है। काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं कि कपालभाति प्राणायाम को बहुत गलत टेक्निक के साथ कर लेते हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर उनको किस तरीके से कपालभाति करना है। तो क्या होता है कि लोग गलत तरीके से भी करने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हम इसको गलत तरीके से करते हैं तो इसके बेनिफिट्स की जगह हमारी बॉडी में लॉसेस भी हो सकते हैं। तो अगर आपको करना है तो सूझबूझ के साथ आपको करना है, ऐसे नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या आती है कि आपको इसे करने की टेक्निक क्या क्या होती है। इसको करना आपको स्लोली है, अच्छे से करना है, परफेक्शन के साथ करना है। जो बिगनर्स हैं वो अच्छे से करेंगे, नॉर्मली करेंगे और अच्छे से देखते हुए इसको करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, गलत तरीके से नहीं करना है। तो मैं आज सबसे पहले आपको बताऊंगी कि इसके बेनिफिशियल क्या है, मतलब कपालभाति क्रिया के बेनिफिट क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए। इसके बारे में बात करते हुए आएंगे। तो दोस्तों, कहा जाता है कपालभाति क्रिया को स्कल शाइनिंग क्रिया भी कहते हैं। स्किल शाइनिंग क्रिया के साथ साथ बताया गया है कि ये हमारी जो स्किल यानी जो हमारा ब्रेन है, स्कल है, उसको शाइन करने का काम करता है। यानी हमारे स्कल को इल्यूमिनेट करता है और साथ साथ में जितनी भी डेड सेल्स हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है और साथ साथ में माइंड को बहुत ही हद तक रिफ्रेश करता है, एक्टिव करता है। ये सारे बेनिफिट्स लेके आता है, तभी इसको कपालभाति क्रिया कहा गया है। इसी के साथ साथ क्या होता है, हमारी जितनी भी ब्रेन सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और साथ साथ में पूरी बॉडी को ये रिचार्ज करने का काम भी करता है। यानी कहा जाता है कि अगर हमारा ब्रेन रिचार्ज है, अगर हमारा ब्रेन एकदम सही काम से कर रहा है तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी भी ऑटोमेटिकली काम करने लग जाती है। यानी हमारे ब्रेन का बहुत ज़्यादा अच्छा और अहम पार्ट होता है हमारी बॉडी को चलाने के लिए। तो इसीलिए कपालभाति क्रिया हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब दोस्तों बात आती है हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की। यानी इंटरनली यानी बॉडी के आंतरिक रूप से आपको किस तरीके से ये बेनिफिट देता है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारे ऑर्गन्स में से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है हमारी पाचन क्रिया। तो दोस्तों क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो काम होता है, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहली बात है ये स्ट्रेंथन बनाता है, मजबूत बनाता है और साथ साथ में जो भी हमारा डाइजेस्टिव जूस होता है उसका सिक्रेशन प्रॉपर्ली करने का भी काम करता है। क्योंकि जब आप कपालभाति करोगे, जब मैं आपको बताऊंगी, तो आप महसूस करोगे कि आपकी ब्रीथिंग के साथ साथ स्कल्स के साथ साथ आपके पेट में भी बहुत, यानी हमारा जो डाइजेशन है इस पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। तो इसीलिए आप ज़रूर ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसके अच्छे से बेनिफिट्स और करने का तरीका भी समझ में आ जाए। इसके साथ साथ जो हमारे इंटेस्टाइन होती है, यानी हमारी आंतें हैं, हमारी आंतों को भी स्ट्रेंथन बनाता है और साथ में जो खाना पचाने के बाद जो हमारे खाने को आगे बढ़ाने का काम जो हमारी आंतें यानी इंटेस्टाइन करती है उसको भी प्रॉपर्ली करवाने के लिए वो हेल्प करता है। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में कि किस तरीके से बेनिफिट करता है। क्या होता है कि जब हम कपालभाति क्रिया करते हैं तो उससे हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो पूरी बॉडी तक पहुंचता है। यानी जो ब्लड का जो फ्लो है वो हमारे शरीर के हर एक छोटे छोटे हिस्से में यानी हमारी पूरी सेल्स में जाता है। इससे होता क्या है कि जो ब्लड है वो पूरे हमारी शरीर की जितनी भी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं यानी सेल्स हैं उस तक पूरे ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारी सेल्स तक अच्छे से पहुंचने के साथ साथ क्या करता है,
वो हमारी बॉडी को उसके बाद जब आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली आपकी बॉडी में चलने लग जाएगा अच्छे तरीके से, तो अब क्या होगा कि हमारी बॉडी जो नॉर्मली हम रहते हैं उससे ज़्यादा हम एक्टिव और फ्रेश महसूस करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो नर्वस सिस्टम है यानी हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसको भी स्ट्रेंथन बनाता है, मजबूत बनाने का काम करता है। और साथ साथ में को थायराइड है, बीपी है, अस्थमा है और डायबिटीज़ के इश्यूज़ हैं यानी डायबिटीज़ है यानी मधुमेह है। तो इस तरीके की अगर किसी को डिजीज़ प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कपालभाति क्रिया। साथ ही साथ में हमारे कॉन्स्टिपेशन, जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है यानी कब्ज रहती है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। और साथ साथ में जिनका फेस स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, स्किन अच्छी नहीं है, स्किन डेड रहती है, साथ साथ में जो आपके बाल हैं, हेयर फॉल रहता है बहुत ज़्यादा, फेस में ग्लो नहीं है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कपालभाति की क्रिया। और इसके साथ साथ हमारी जो स्किन टाइटनिंग यानी जो काफ़ी क्या होता है कि धीरे धीरे जब एज के साथ साथ जो स्किन है हमारी वो स्किन डल पड़ने लग जाती है। तो क्या होता है जब वो डल पड़ने लग जाती है तो बहुत लूज़ हो जाती है यानी ढीली सी पड़ जाती है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब अगर आप कपालभाति क्रिया कर रहे हैं तो जो स्किन है वो स्किन को टाइटनिंग करने के लिए भी बहुत हद तक हेल्प करता है। तो यानी आपको इसको करना ही करना चाहिए। इसके साथ साथ क्या है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी श्वसन तंत्र है, जिससे हम सांस का जितने भी काम होते हैं हमारे, उससे रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होती हैं, जिसमें हमारा अस्थमा या दमा इस तरीके के जो जितनी भी डिजीज़ आती है उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। बिकॉज क्या है, इसमें हमारे ब्रीथिंग का काम चलता है। अब ब्रीथिंग आप जितनी प्रॉपरली लंबी और गहरी लेते हुए आ रहे हैं या फिर ब्रीथिंग को आप जितनी देर होल्ड करें, वो सारा कहीं ना कहीं आपके लंग्स तक, आपके फेफड़ों तक और आपके डायफ्राम तक और मतलब पूरी बॉडी में ये इफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से डालता है। इसके अलावा जिन लोगों को पीरियड्स के इश्यूज़ रहते हैं जैसे कि PCOD हो गया यानी पॉलिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, इस तरीके के जितने भी प्रॉब्लम है, PCOS है, तो इसमें क्या होता है कि आप जितने भी हमारी जो ओवरी होती है, महिलाओं की ओवरी होती है, उसमें क्या होता है कि PCOD में उनके ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं यानी गांठें बन जाती हैं। तो इन गांठों को भी पिघला देती है यानी उन गांठों को भी मेल्ट कर देती है। गांठ को ख़त्म करने का काम भी एक तरीके से कपालभाति क्रिया कर रही है। इसके अलावा जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी जो जननांग है उसको भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन बनाता है। और जो कंसीव करना चाहती हैं जो महिलाएं यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उनके लिए भी कंसीव करने के लिए भी बहुत अच्छा बताया गया है। यानी आपको ये A to Z हर तरीके की समस्या, आपके पेट से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां आप जिससे सर्वाइव कर रहे हैं, आपको उन सभी में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यानी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो हर किसी को मेरे हिसाब से कपालभाति क्रिया डेली करना चाहिए। अब बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। आपको लिमिटेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस तरीके के रोग अगर आपको हैं तो उसमें नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अब लिमिटेशंस के बारे में मैं बताती हूँ। जिनको हाइपरटेंशन की समस्या रहती है यानी हाई BP रहता है यानी आपका BP बढ़ा हुआ है, तो ऑलरेडी आपकी बॉडी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर की ओर है। लाइक हाई BP में क्या होता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। तो जब आप कपालभाति क्रिया कर रहे हैं तो उससे क्या होता है आपकी बॉडी में और ज़्यादा हीट मिलती है। तो ये आपके लिए खतरनाक है अगर आप इसको हाई BP में करते हैं, तो क्योंकि यह BP को और ज़्यादा बढ़ा देगी। इसके साथ साथ जिसको बैक में दर्द रहता है यानी बैक पेन बहुत ज़्यादा है, मतलब एक ऐसी कंडीशन आती है बैक पेन की कि आपको उठने और बैठने में भी दिक्कत हो रही है, तो उस तरीके के जो रोगी हैं या जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई है, लंबर स्पॉन्डोलाइसिस है, स्लिप डिस्क है, या इसी के साथ साथ किसी तरीके का ऑपरेशन हो रखा है बैक से रिलेटेड, तो वो लोग ना करें, खासकर इसका ध्यान रखेंगे। और जिनको हर्निया है, पेप्टिक अल्सर है यानी पेट में इस तरीके की कोई भी किसी तरीके का ऑपरेशन हो रखा है या इस तरीके की कोई डिजीज़ आपको है इंटरनली, तो भी आपको कपालभाति क्रिया नहीं करनी है। और साथ साथ अगर आप पीरियड्स में हैं तो पीरियड्स के दौरान भी कपालभाति क्रिया नहीं करेंगे, बिकॉज उस टाइम पे पूरा प्रेशर हमारे स्टमक पर आता है, तो ध्यान रखेंगे कि उस टाइम पर भी। और साथ साथ में जिनको प्रेगनेंसी चल रही है यानी प्रेग्नेंट लेडी है तो वो भी नहीं करेंगी कपालभाति क्रिया को। तो दोस्तों ये तो थे कुछ बेनिफिट्स और लॉसेस यानी लिमिटेशंस जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं कपालभाति क्रिया में। तो अब हम बात करने वाले हैं इसको करने की टेक्निक। सबसे पहले हम बात करेंगे बिगनर्स के लिए कि बिगनर्स किस तरीके से इस क्रिया को कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इसको करने सही टेक्निक से करने के लिए। आपके सामने एक मोमबत्ती रखी है, ठीक है, एक मोमबत्ती आपके सामने, मान लेंगे ये एक मोमबत्ती है, आपके सामने मोमबत्ती वो जल रही है, ठीक है, वो जल रही है, तो आपको क्या करना है, उसको फूंक मारना है। तो आप इस तरीके से फूंक नहीं मारेंगे, आप प्रेशर के साथ फूंक मारेंगे इस तरीके से। देखा आपने, आप इस तरीके से प्रेशर के साथ फूंक मारेंगे। तो इसी की तरीके से आपका कपालभाति क्रिया भी होता है
कपालभाति क्रिया को करने की टेक्निक में क्या होता है, आपको छोटे छोटे स्ट्रोक्स में श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ना होता है अपने नोस्ट्रल से। इसमें मुंह का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखेंगे, मुंह से ब्रीथिंग नहीं लेनी है, सारा रोल आपके नोस्ट्रल का होगा। तो पहले मैं बिगिनर्स के लिए बता देती हूँ कि जो स्लोली करते हुए बताऊँगी ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। तो देख लेंगे, जिनको समझ नहीं आ रहा है वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए भी इसको दोहरा सकते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए कि ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब आप श्वास को छोड़ेंगे ना तो आपका पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। देख लेंगे, तो आपने देखा जिस तरीके से मैंने श्वास को बाहर छोड़ा है झटके के साथ, तो प्रेशर आपका पेट पे गया है, यानी पेट आपका ऑटोमेटिकली अंदर की ओर गया है। और जब ये अंदर की ओर जा रहा है तो प्रेशर आपका नोस्ट्रल से यानी श्वास को बाहर छोड़ते हुए आ रहा है। तो आपको करना इस तरीके से है कि श्वास को छोटे छोटे स्टॉक्स में बाहर छोड़ना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि लोग बहुत बार क्या करते हैं, कपालभाति क्रिया करते हुए श्वास को लेते भी हैं, लेकिन इसमें आपको श्वास को लेना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाहर छोड़ने पर पूरा फोकस करना है। आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये बहुत गलत प्रोसेस है, इसको कपालभाति क्रिया का प्रोसेस नहीं कहा जाता है। कपालभाति क्रिया का सही प्रोसेस यही होता है कि आपको सिर्फ श्वास छोड़ने पर ही पूरा ध्यान देना है, श्वास लेने पर नहीं। बिकॉज ऑटोमेटिकली हमारा शरीर बिना वायु के नहीं रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता है। इसलिए इसके दौरान यानी कपालभाति के दौरान ऑटोमेटिकली आपके अंदर वायु का प्रवाह चला जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप कपालभाति क्रिया कर रहे हैं तो आपको श्वास नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर चली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको श्वास को बाहर छोड़ने पर फोकस करना है। 10 राउंड मैं आपको करके दिखा देती हूँ बिगनर्स के लिए, देख लेंगे ध्यान से। देख लिया आपने किस तरीके से श्वास को आपको बाहर छोड़ना है, स्ट्रोक्स के साथ, छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ, झटके के साथ। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि आप थोड़ा सा फास्ट और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। जब आप इसको करने की टेक्निक सीख जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा फास्ट खुद ही करने लग जाएंगे। जो करने की टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, देख लेंगे। हाथ को रख लेंगे इस तरीके से, नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जिनको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि वो इस तरीके से मेरे हाथ के मूवमेंट को महसूस कर सकेंगे, ताकि मेरा पेट किस तरीके से अंदर बाहर जा रहा है। तो देख लेंगे, तो देखा आपने, आप इसे थोड़ा फास्ट किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको ये टेक्निक भी करके बताई है। तो क्या है, अब आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, पर आपको अगर आप बिगनर्स हैं तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा स्लो ही करेंगे ताकि आप इसकी टेक्निक को सही ढंग से समझ सकें। उसके बाद जब अगर आपको थोड़ी हैबिट हो जाए या आप अच्छे से करने लग जा रहे हैं तो आप इसको थोड़ा फास्टली कर सकते हैं। आप इसको स्टार्टिंग में आप 20 से 25 बार स्ट्रोक्स ले सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं तो, यानी 3 का सेट बनाते हुए, यानी आपने 20 से 25 बार पहले राउंड में दोहराया, उसके बाद 10 से 20 सेकंड का रिलैक्स करते हुए फिर दोबारा से सेकंड राउंड करना है, फिर रिलैक्स करते हुए थर्ड राउंड करना है। कुछ इस बेस पे आपको कपालभाति क्रिया को करना है। और जो थोड़े एडवांस लोग हैं यानी जिनको अच्छे से आता है तो वो 50 से 60 स्ट्रोक्स भी ले सकते हैं, 60 से 70, 80, 90 के करीब भी ले सकते हैं अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो। इसका यानी पूरी तरीके से आपको ये बेनिफिट देगा, आप अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली इसको करेंगे। दोस्तों ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप आंखों को बंद करते हुए पूरे फोकस यानी कंसंट्रेशन के साथ अगर आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगी। क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड से इसका कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है। अगर हम किसी भी चीज़ को किसी भी प्राणायाम या फिर क्रिया को आँख बंद करके पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ करते हैं तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम मेडिटेट वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। यानी जो लोग बहुत चिड़चिड़ा गुस्से में रहते हैं, जिनको बहुत इरिटेशन रहती है, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यानी बेनिफिट देता है। जिससे क्या होता है कि आपकी किसी भी तरीके की डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की हाइपरटेंशन, इस तरीके के रोग भी ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या है कि आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि आप इसको आँख बंद करते हुए पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ और कोई खुली जगह पर अच्छे से करें बैठ कर।
वैसे तो आप अगर एजेड हैं, आपके नीज़ में दिक्कत है, तो आप पैरों को खोलकर नॉर्मली भी बैठकर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सुखासन की स्थिति में ही बैठना है, आप किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ के कर सकते हैं। आपको नीचे बैठने में दिक्कत है तो बेड पर बैठकर या किसी चेयर पर बैठकर भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं ईजिली। ये हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है और हर तरीके के एज वाले लोग, यानी स्टार्टिंग बिगनर से लेकर एंड तक, यानी कि कोई भी एज का व्यक्ति इसको कर सकता है। और जो भी एजेड होते हैं, यानी एज के साथ साथ हमारी बॉडी में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आने लगती है, जिनमें बीपी वगैरह और ये डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए आपको कपालभाति क्रिया बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसको करने की जो सही टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि जब आप कपालभाति क्रिया को कर लोगे ना, तो आपका जो दिमाग है वो बहुत शून्य हो जाएगा और शांत हो जाएगा। आप महसूस करेंगे जब आपने कपालभाति क्रिया का अभ्यास कर लिया है, उसके बाद ना आपकी जो दिमाग है वो एकदम से थोड़ा सा आपको चक्कर आने लगेंगे, यानी आपको थोड़ा हल्का सा चक्करपन सा महसूस होने लगेगा, जो कि एक अच्छा साइन है। आप ये मत समझना कि अगर आपको हल्का सा चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एक अच्छा साइन बताया गया, बिकॉज जब आप कपालभाति क्रिया को कर रहे हैं और आपको चक्कर आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो कपाल वाला स्कल वाला एरिया है ये प्रॉपरली काम कर रहा है। इसलिए आप इसको अच्छे से करें और इसके बेनिफिट्स लेते रहें। और थैंक यू दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।